नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम उग्र दल की कार्यप्रणाली, कांग्रेस की सूरत फूट, उग्रवादियों एवं उदारवादियों में अंतर का विश्लेषण करेंगे। पिछले अध्याय में इससे पहले वाले हमने देखा था कि उग्रवाद के उदय के क्या कारण रहे थे। कांग्रेस की जो सविनय प्रार्थना की नीति थी 1885 से 1905 तक, उसके कारण उग्र दल के लोगों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। उदारवादियों और उग्रवादियों में पर्याप्त सैद्धांतिक मतभेद थे। जहां उग्रवादियों का लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति था, वहां उदारवादी सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास रखते हुए केवल उनके अंतर्गत स्वशासन, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे। सविनय प्रार्थना की नीति के विपरीत उग्रवादियों का लक्ष्य था कि भिक्षावृत्ति से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। वे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार पर जोर देते थे। उग्रवादियों और उदारवादियों के ये सैद्धांतिक मतभेद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। 1905 में कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, उसमें सर्वप्रथम इन नेताओं ने अपने अनुयायियों के साथ अलग बैठक की, क्योंकि अधिवेशन में उग्रवादी गुट ने जो प्रस्ताव रखे थे वे नरम दल के विरोध के कारण पास नहीं हो सके थे। अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तत्पश्चात 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें उग्रवादियों ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए लोकमान्य तिलक के नाम का प्रस्ताव किया, किंतु नरम दल ने इसका विरोध किया। अंत में वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाने के नाम पर दोनों पक्षों में सहमति हो गई। फिर भी उग्रवादियों ने स्वराज, स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पास करवा लिए। इसलिए इस अधिवेशन में उग्रवादियों की जीत हुई। इस अधिवेशन में भी दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का लक्ष्य भारत के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत अधिराज्य की प्राप्ति, डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति बताया। यद्यपि कलकत्ता अधिवेशन ने उग्रवादियों की सारी बातें मान ली थी, लेकिन वे इन प्रस्तावों को कार्य रूप में परिणत नहीं करना चाहते थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सरकार भी नहीं चाहती थी कि कांग्रेस में उग्रवादी दल प्रभावशाली बने, अतः उसने भावी सुधारों के लिए उदारवादियों से विचार विमर्श प्रारंभ कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और गोखले में एक प्रकार का समझौता भी हो चुका था। इधर उदारवादी कांग्रेस के संविधान में ऐसा संशोधन करना चाहते थे ताकि 1906 में पारित स्वीकृत सभी प्रस्ताव समाप्त हो जाएं। इसलिए उग्रवादियों द्वारा उदारवादियों पर संदेह करना स्वाभाविक था। फलस्वरूप कांग्रेस के दोनों गुटों में मतभेद की खाई चौड़ी होती गई और इन्हीं परिस्थितियों में 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन दोनों ही दलों के लिए, उग्रवादी और उदारवादी के लिए, शक्ति परीक्षण का स्थल बन गया। नरम दल ने अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर रास बिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया, किंतु उग्रवादी दल ने लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित किया। नरम दल वालों का उस समय कांग्रेस में बहुमत था, इसीलिए लाला लाजपत राय ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद उग्रवादियों ने खुले चुनाव की मांग की और तिलक ने मंच पर आकर अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में कुछ आपत्तियां उठानी चाहिए, किंतु तिलक को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। इसी समय श्रोताओं में से किसी एक ने सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जो कि उदारवादी नेता थे, उन पर जूता फेंका और उसके पश्चात पूरे पांडाल में अव्यवस्था फैल गई। यहाँ तक कि मेजों और कुर्सियों को एक दूसरे पर फेंका गया। कांग्रेस अधिवेशन स्थगित कर दिया गया। दूसरे दिन 25 दिसंबर 1907 को फिर शोरगुल मचा और आपस में जूते और लाठियां तक चल गई। इसलिए पुलिस आई और बलपूर्वक कांग्रेस भवन खाली कराया गया। इसके बाद नरम दल ने अपना सम्मेलन किया और अपना अलग विधान बनाया। उन्होंने उग्रवादियों को कांग्रेस से निकाल दिया। इस प्रकार गोखले और तिलक के अनुयायी अलग अलग हो गए।
सूरत में कांग्रेस की इस फूट का कारण यह भी बताया जाता है कि स्वयं अंग्रेज सरकार नरम दल को प्रोत्साहित कर रही थी ताकि उग्र दल कांग्रेस से अलग हो जाए। अंग्रेज सरकार को आखिर अपनी कुटिल नीति में सफलता मिल गई। सूरत अधिवेशन के बाद तिलक ने अकेले ही संघर्ष प्रारंभ किया और बम्बई के कोने कोने में देशभक्ति की आग लगा दी। उन्होंने अपने तूफानी दौरों में बहुत सा धन भी जमा कर लिया। उन्होंने लोगों से कहा, स्वराज के लिए काम करो और उसके लिए कष्ट सहने के लिए तैयार रहो, और वह उसी क्षण हमारे पास आ जाएगा जिस क्षण हम अपने पाँव पर खड़ा होना सीख लेंगे। सभाओं में तिलक का नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। अब हम देखते हैं कि ये 1907 में जो कांग्रेस में सूरत फूट हुई, इसका परिणाम क्या निकला। कांग्रेस के फूट का अंग्रेजी सरकार ने लाभ उठाया। उसने उग्रवादियों के विरुद्ध अपना दमन चक्र प्रारंभ कर दिया। लाला लाजपत राय को बंदी बनाकर मांडले भेज दिया गया। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। केसरी समाचार पत्र में सरकार के विरुद्ध लिखे गए लेख के आधार पर लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष की सख्त कैद की सजा दी गई। 1911 में षड्यंत्रकारी सभा अधिनियम पारित करके सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदी लगा दी गई। इससे दुखी होकर एनी बेसेंट ने कहा कि सूरत की फूट कांग्रेस के इतिहास में सबसे अधिक दुखपूर्ण घटना है। सरकार की इस दमन नीति के कारण देश के नवयुवकों का खून खौल उठा और उन्होंने सरकार से बदला लेने के लिए गुप्त रूप से बम आदि बनाने प्रारंभ कर दिए। इस कारण देश में आतंकवादी और क्रांतिकारी आंदोलनों का विकास हुआ। चूँकि उग्र दल का उद्भव एवं विकास नरम दल के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था, अतः स्वाभाविक था कि वह नरम दल द्वारा प्रतिपादित सविनय प्रार्थना की नीति में विश्वास नहीं करता था। उस समय उदारवादी अंग्रेजी भारत से मुक्त भारत की कल्पना नहीं कर सकते थे और इसीलिए वे भारत के लिए केवल अधिराज्य की मांग कर रहे थे। किंतु उग्र दल के नेता अंग्रेजी साम्राज्य से सहयोग भारत के विकास में हानिकारक समझते थे, इसलिए वे स्वराज की मांग कर रहे थे। जहां नरम दल पूरे वर्ष में 3 या 4 दिन का अधिवेशन कर प्रस्ताव पास करके उसके आधार पर अंग्रेजी सरकार को प्रार्थना पत्र देकर अपना कार्य पूर्ण समझ लेते थे, उग्र दल पूरे वर्ष भर आंदोलन करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा आदि पर अधिक बल देते थे। लाला लाजपत राय का कहना था कि इस व्यापारी जाति के लिए व्यापार की हानि कहीं अधिक प्रभावशाली होगी। उग्रवादियों का कार्यक्रम केवल सत्याग्रह और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित नहीं था। वे राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की स्थापना करना चाहते थे ताकि इस प्रकार की शिक्षा से ऐसे देशभक्त स्वयंसेवक निकल सकें जो आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र कार्यवाही में विश्वास करते हों, ताकि सरकार पर निर्भरता कम की जा सके। उग्रवादियों के इस तरह के विचारों के आधार पर अब हम उनकी कुछ जो उग्रवादियों की विशेषताएं थी उनका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वे पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति पर विश्वास नहीं करते थे और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। भारतीय धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों से उन्हें विशेष प्रेरणा मिली थी। उनका उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था। इसके अतिरिक्त वे अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप देशवासियों का चरित्र निर्माण करना चाहते थे। उग्रवादियों को ब्रिटिश जाति की सर्वशक्तिशालिता, न्यायप्रियता एवं परोपकारिता में तनिक भी विश्वास नहीं था। वे अपनी देश हित, आत्मनिर्भरता और ईश्वर में विश्वास करते थे। उग्रवादियों का यह मानना था कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित परस्पर विरोधी हैं, अतः वे शीघ्र ब्रिटेन से आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध विच्छेद करने के
पक्ष में थे। भारत में नई राष्ट्रीयता जागृत करना तथा त्याग और बलिदान के मार्ग को अपनाना उग्रवादियों के प्रमुख साधन थे। राजनीतिक भिक्षावृत्ति से वो घोर घृणा करते थे और सक्रिय आंदोलन के पक्ष में थे। उनका विश्वास था कि राजनीतिक सत्ता प्रार्थना प्राप्त करने से नहीं हो सकती। इस तरह से उग्रवादियों के सिद्धांतों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि उनमें और उदारवादियों में बहुत अधिक अंतर था, जिन्हें क्रमशः इनके अंतर के आधार पर ही इन्हें क्रमशः दक्षिणपंथी और वामपंथी कहा जाता था। उद्देश्य दोनों के समान थे, लेकिन कार्यविधि में बहुत अंतर था। जहां उदारवादी स्वभाव से नरम थे, उग्रवादी उग्र विचारों के थे। उदारवादी पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव था, पश्चिमीकरण के समर्थक थे, जबकि उग्रवादी भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में दृढ़ विश्वास करते थे और भारतीय राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। उदारवादी जहां ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के लिए वरदान समझते थे और अंग्रेज़ों के भारत में रहने को भारत का कल्याण समझते थे, जबकि उग्रवादी ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के लिए अभिशाप समझते थे और इसे शीघ्र भारत की प्रगति के लिए समाप्त करना आवश्यक मानते थे। उदारवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को देश हित के विरुद्ध समझते थे, जबकि उग्रवादी क्रांतिकारियों एवं राष्ट्रवादी तत्वों की गतिविधियों को देश के लिए हितकर समझते थे। वे हिंसात्मक साधनों के विरुद्ध थे, लेकिन जहां उदारवादियों का लक्ष्य अधिराज्य की प्राप्ति था, उग्रवादी पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। कहा जाता है इसके उग्रवादी अपने समय से आगे चलना चाहते थे। उदारवादियों के पास स्वदेशी, स्वावलंबन, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी दृष्टियों से एक ठोस कार्यक्रम था, जबकि उदारवादियों के पास संसदीय क्षेत्र में सरकार की गतिविधियों का गुण अवगुण के आधार पर समालोचना करने के अतिरिक्त और कोई कार्यक्रम नहीं था। उदारवादी केवल संवैधानिक उपायों का प्रयोग उचित समझते थे, अर्थात वे सरकार से अपनी मांगों के बारे में सविनय प्रार्थना करना, भाषण देना, लेख लिखना, शिष्टमंडल भेजना आदि का प्रयोग करते थे। किंतु उग्रवादी इन उपायों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति मानते थे। वे अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक संघर्ष में विश्वास रखते थे। उदारवादी किसी भी स्थिति में ऐसे साधनों का सहारा नहीं लेना चाहते थे जिससे अंग्रेज़ों की कठिनाइयां बढ़ें या उनके कार्य में कोई बाधा हो। इसके विपरीत उग्रवादी अंग्रेज़ों की किसी कमजोरी का लाभ उठाकर उन्हें अधिक कमज़ोर बनाने तथा उनके मार्ग में हर प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करने में जरा भी नहीं हिचकते थे। उदारवादियों का कार्यक्षेत्र कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन और संसदीय गतिविधियों तक ही सीमित था, जबकि उग्रवादी प्रत्येक गांव और प्रत्येक शहर को अपने कार्यक्षेत्र में शामिल करना चाहते थे। इसलिए लाला लाजपत राय ने कहा था कि हम अपने चेहरे जनता की झोपड़ियों की ओर करना चाहते हैं। उदारवादियों के विचारों में ब्रिटेन और भारत के हितों में विरोध नहीं था, जबकि उग्रवादियों के विचारों में ब्रिटेन और भारत के हित एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हैं। अतः भारत के विकास के लिए अंग्रेज़ों से सहयोग पाने की आशा व्यर्थ है। उदारवादी आंदोलन केवल उच्च शिक्षित वर्ग तक सीमित था, जबकि उग्रवादी आंदोलन देश के मध्यम वर्ग तथा जनसाधारण तक पहुंच गया था। सार्थः उग्रवादियों और उदारवादियों में पर्याप्त अंतर होते हुए भी दोनों में विरोध नहीं था। दोनों ही देशभक्त थे और दोनों ही देश का उद्धार करना चाहते थे। केवल दोनों के तरीकों में फर्क था। दोनों का ही लक्ष्य राष्ट्रीय शक्तियों को मजबूत करना था। दोनों ही भारत की सर्वांगीण प्रगति चाहते थे। बस दोनों का कार्य करने का तरीका अलग अलग था।